नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल से लेकर के श्रीलंका तक। हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर उथल पुथल मची हुई है, हर जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सब जगह पर आपको एक तरीके से सरकार के प्रति अविश्वास देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत में ऐसा क्या है कि अभी तक ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली है। ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन जरूर होगा, तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आप सोचो, इससे पहले इसको लेकर के मैं वीडियो आप सभी के सामने ले आती हूँ। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि इतनी उथल पुथल के बावजूद, और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी दर कम हो रही है या फिर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर संतोष आ गया है, ऐसा कहीं पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी इंडिया में ये सारी चीजें क्यों नहीं है? इंडिया में क्यों इतना प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है? इंडिया का जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का हो जाता है? तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लासेस को शुरू कर लेते हैं। एंड देयर इज नो एनी इंटेंशन कि मुझे इस काइंड ऑफ थिंग्स पहन करके आपको आकर के पढ़ाना है, बट आई हैव टू गो समवेयर एल्स आफ्टर दी जस्ट क्लास, सो आई हैव नो टाइम टू चेंज माई क्लोथ्स, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस लुक। ठीक है, बिकॉज सिंपल सोवर रहना एंड उसके बाद पढ़ाना मुझे ज्यादा पसंद है। बट आज का जो क्लैरिफिकेशन था मैंने आपको दे दिया। इससे पहले आप कुछ कमेंट करो, मैं पहले ही बता दूं। चलो, अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये किससे जुड़ा हुआ है? तो नो एंड डाउट आपका जो जीएस पेपर का सेकंड का टॉपिक होता है गवर्नेंस, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस, इससे आपका जुड़ा होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। आपके लिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ यार आप लोग आंसर लिख करके भेजो, लेकिन ग्रुप में आंसर भेजते नहीं हो। मुझे बहुत कम लोगों के आंसर मिलते हैं। कल सेशन हुआ था, एसडीएम पिनाक पानी सर आए थे और आप लोग ग्रुप में हैं, फिर भी आप लोगों ने सेशन ज्वाइन नहीं किया। मैंने दिस इज लिटरली वेरी बैड। और वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता के गए थे। अभी कहीं सेमिनार हो रहा होता जहां पर आपको पैसे दे करके जाना पड़ता, आप तुरंत चले जाते। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस मिल रही है, सेमिनार मिल रहा है, तो आपको मजा नहीं आ रहा है लेने में। चलिए, से ये दो जो क्वेश्चन है वो कहां भेजोगे? तो 9026157202 यहां पर हो जाता है मेरा नंबर। इस पे आपको करना है जस्ट मुझे एक मैसेज शॉर्ट सा कि मैम आंसर राइटिंग एंड पीडीएफ, एंड देन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। दो क्वेश्चन है। पहला है पड़ोसी देशों की अस्थिरता के बीच भारतीय लोकतंत्र में अपनी संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाए रखा है, इस पर चर्चा कीजिए कैसे बनाए रखा है। फिर इसके बाद है भारत का लोकतंत्र जो है वो केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और समावेश का वाहक भी है, इसकी विवेचना करिए। आगे आ जाते हैं। तो क्या ऐसा है कि भैया भारत में इस तरीके की चीजें नहीं हो रही हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें ये वाली सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं? व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर? तो चलिए आ जाते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं, पाकिस्तान आज तक स्थिर नहीं रह पाया है। अफगानिस्तान जब से तालिबानी सरकार आई है तब से अस्थिर बना हुआ है। श्रीलंका, वहां पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं रही हैं। नेपाल जेनजेड जो प्रोटेस्ट है वो हमने देखा, और श्रीलंका में ऑलरेडी ये सारी चीजें हो गई। मालदीव में भी दिक्कतें चल रही थी, तो फाइनली अभी थोड़ा जाकर के चीजें ठीक है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो सेम जो बांग्लादेश का हाल हुआ वैसा ही कुछ नेपाल का हुआ, लेकिन नेपाल वाले तो अल्ट्रा प्रो मैक्स निकले भाई। उन्होंने जस्ट 24 घंटे में सरकार गिरा दी। दे आर अल्ट्रा प्रो मैक्स लिटरली। और रीजन जो था उनके प्रोटेस्ट करने का वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो सोशल मीडिया बैन करने के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो उस सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े जो नेता हैं, उनकी जो लेविश लाइफ है, उनके बच्चों की जो लेविश लाइफ है, उसको वो सबके सामने लेकर के आ रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे वहां के बड़े नेताओं को। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो सोशल मीडिया ही बैन करने पर उतारू हो गए, एंड देन ये समस्याएं हो गई थी, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें से कई तो कभी भारतीय भूभाग का हिस्सा भी रहे हैं, फिर भी स्थिर लोकतंत्र यहां पर नहीं बना पाए, और सीधा सीधा डायरेक्शन यहां पर किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। इसके उलट भारत में 1947 से अब तक लोकतांत्रिक संस्थाओं को न केवल जिंदा रखा है बल्कि हमने मजबूत भी किया है। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पड़ोसी देशों को भारत के लोकतंत्र से सीख लेने की सलाह दे दी कि भैया आपको भारत से सीखना चाहिए कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे हम शांत रहते हैं, आपके जैसे चीजें नहीं कर रहे हैं। भारत बढ़ती आबादी के बीच लोकतंत्र की मजबूती। आजादी के समय भारत की आबादी लगभग 32 करोड़ थी। ठीक है, अगर प्रेजेंट समय की बात करते हैं 140 करोड़। अभी नया डेटा आने दो और भी पता चलेगा। इतनी बड़ी आबादी को संस्थाओं द्वारा मैनेज करना, इतनी बड़ी आबादी में शांति बनाए रखना, इतनी बड़ी आबादी में जो एक लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाए रखना एक चुनौती होता है किसी भी देश के लिए, और भारत ये करने में सफल रहा है। अगर नहीं रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके जो कंसर्न्स हो जाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे आ जाते हैं।
यहाँ पर देखिए शिक्षा, कौशल, उत्पादकता ने इसे देश के विकास का इंजन बना दिया है। भारत ने साबित किया कि विशाल जनसंख्या लोकतंत्र और विकास दोनों की शक्ति बन सकती है। नाउ आगे बात कर लेते हैं बड़ी औसत आयु और बेहतर जीवन स्तर के बारे में। 1960 से अगर हम शुरू करें और अगर हम जाते हैं 2025 तक, तो जिस तरीके से भारत में स्वास्थ्य में जीडीपी को लेकर के जो खर्चा किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है, वो कमेंडेबल है। हमने आयु और बेहतर जीवन स्तर पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है प्रेजेंट समय में। आजादी के समय भारतीय जो है उनकी औसत आयु 40 वर्ष से भी कम हुआ करती थी। स्वास्थ्य सेवाओं, अभाव, गरीबी का जो समस्या थी वो आम थी यहाँ पर। लेकिन 7 दशकों में आप देखिए कि हमने सुविधाओं का विस्तार किया, पोषण का विस्तार किया, हमने औसत आयु को वर्तमान समय में 70 कर दिया है। ये भारत के सामाजिक विकास और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का एक बड़ा संकेत देती है। ना साक्षरता और समावेशी लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम, वो क्या हो जाता है। तो देखिए, साक्षरता से दूर हुआ है अशिक्षा का अंधियारा। बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ पर साक्षर हुए, अब तो स्टेट बाय स्टेट हमारे साक्षर होते जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज वर्तमान समय में देश में जो साक्षरता स्तर है वो 70% तक आपका हो चुका है। चलो मुझे उन 3 राज्यों का नाम बताओ जिनको हाल ही में पूर्णतया साक्षर घोषित किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है और मुझे आंसर चाहिए इसका। चाहिए मतलब चाहिए, एनी हाउ चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे आ जाते हैं। 1947 के बाद भारत में साक्षरता अभियान लगातार चलते रहे। आज 70% से अधिक लोग साक्षर हैं। इसके साथ ही शिक्षा और जागरूकता ने लोकतंत्र को और समावेशी बनाया है। पहले जहां राजनीति में उच्च जातियों का वर्चस्व था, वहीं आज पिछड़ी और वंचित जातियां भी सत्ता में काम कर रही हैं। राजनीतिक दल अब कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। यही समावेशिता भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है। गरीबी में कमी और विकास के विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के गरीबी प्रतिशत में कमी आई है। अगर 1977 में देखें तो हमारे देश में गरीबी 63.11% थी। नाउ जो आपकी घट करके 11.1% हो गई है, जो कि एक बहुत लंबा समय हमने तय किया है। ऐसा नहीं कि तुरंत हमने कर दिया, गरीबी कम हो गई, नहीं, इसके लिए बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन भारत ने इसमें बेहतर काम किया है। आजादी के समय भारत खाद्य संकट और गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन भूमि सुधार, हरित क्रांति और उदारीकरण ने तस्वीर बदल दी है। आज गरीबी अपने न्यूनतम स्तर पर है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का बड़ा परिणाम हमें देखने को मिला है। आर्थिक ताकत के रूप में अगर भारत की बात की जाए तो आप देखिए कि 10वीं शताब्दी की बात करें 1950 में, तो हमारी जो स्थिति थी वो लगभग किस अकॉर्डिंग थी, सिर्फ $35 के अकॉर्डिंग यहां पर बताई जा रही थी। $35 के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी जो है। अब देखिए हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, $4.19 ट्रिलियन के आसपास की हमारी इकोनॉमी हो चुकी है। तो कितना बड़ा हमने अभी ये जो रास्ता है वो एक तय किया है। आजादी के 4 दशकों तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सरकारी नियंत्रण में थी। 1990 के उदारीकरण ने निर्णायक मोड़ दिया इसे। निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़े, एक बड़ा मध्यम वर्ग यहाँ पर उभरा और खपत और मांग भी तेज हुई, जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बेहतर हुआ। यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह हैं वो लगने आपके बहुत ज्यादा बेहतर हुए। नाउ आज भारत $4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंचने की राह पर है। भारत के लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी जड़ें न केवल संविधान में है, बल्कि भारतीय समाज की विविधता, सहिष्णुता, सहभागिता और परंपरा में भी निहित है। भारत का लोकतंत्र बहुआयामी है, जिसे संवैधानिक ढांचा, राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक समावेशिता है, इन तीनों का संतुलन इसमें दिखाई देता है। संविधान आधारित लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है, लिखित संविधान पर आधारित हो जाता है। थोड़ा सा हमारा लचीला संविधान भी है, थोड़ा सा कठोर भी है। आगे आ जाते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा है, एक लिखित संविधान हो जाता है और हमारा जो संविधान की प्रवृत्ति है वो कठोर और लचीली दोनों ही हो जाती है। ऐसा नहीं हम बहुत ज्यादा रिजिड हैं, तो इसलिए भी थोड़ा सा हमारा जो लोकतंत्र है वो स्टेबल हमें दिखाई देता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और साथ ही राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर शासन चलाने की दिशा में यहाँ पर काम भी करता है, ये दिशा देता है। इससे लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं रह जाता है, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों का वाहक भी है। आप देखो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को लोग कितनी गालियां देते हैं, ट्रू है या नहीं है? कोई यहाँ पर किसी की मम्मी की तस्वीर लगा करके बनाए दे रहा है, कोई उधर किसी को गाली बक दे रहा है, और हमारे यहाँ तो माँ बहन की गालियां भी दे दी जाती है पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है, प्लस जो अदर लोग हैं वो भी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, जो राजनीतिक हैं उनको गाली देते रहते हैं।
फिर भी हमारी सरकार किसी को कुछ नहीं बोलती है, वो भी फ्री हैंडेड, वो भी जानती है भाई ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसमें हम इनको क्यों जेल के अंदर डालें। यानी कि इतना फ्री हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 1947 में आजादी के तुरंत बाद ही भारत ने बिना भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का आधार जो अधिकार है वो दे दिया। ये कदम कई पश्चिम देशों से आगे था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया था। लोकतंत्र को जन सरोकार से जोड़ना यह साबित हुआ आपका। संघीय ढांचा एकात्मक झुकाव के साथ भारत का संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, जहां केंद्र राज्य दोनों को स्पष्ट शक्तियां मिली हुई हैं, तो एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कई बार दिक्कतें होती रहती हैं। आगे आते हैं, साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को अधिकार अधिक दिए जाते हैं, उसके पास अधिक शक्तियां हो जाती हैं। लचीलापन भारत जैसे विविध देशों में लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली और राजनीतिक विविधता की बात करें तो भारत में सैकड़ों राजनीतिक दल सक्रिय हैं। क्षेत्रीय दलों से लेकर के राष्ट्रीय दल तक सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर दिया गया है। ये प्रणाली विभिन्न जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ पर प्रतिनिधित्व देती है और इससे किसी को कोई समस्या नहीं होती है। समावेशिता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति इसकी समावेशिता हो जाती है। इसमें दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, महिला सभी को आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से ग्राम स्तर पर लोकतंत्र लागू हुआ। राजनीति में पिछड़े जातियों और वंचित वर्गों की बढ़ती भागीदारी ने लोकतंत्र को और व्यापक बनाया है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर होते हैं, हर स्तर पर ये करवाए जाते हैं। सत्ता में शांतिपूर्ण हस्तांतरण भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। स्वतंत्र प्रेस, नागरिक समाज इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाते हैं। बट मैं एक स्वतंत्र प्रेस वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अग्री नहीं करूंगी। अब ये तो देखो आर्टिकल में छपा था तो हम इसको वहां से गायब नहीं कर सकते थे, बट वी आर ट्रू ना, तो हम जानते हैं कि कितनी प्रेस आपकी स्वतंत्र है और कितनी नहीं है। कुछ न्यूज चैनल आपका बस चलता तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपको लाहौर पहुंचा देते और लाहौर पहुंचा के कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदो। तो मैं नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ की जो प्रेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, ना 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 ना। आगे आते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक सर्वोच्चता। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका पूरी तरीके से सर्वोच्च हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो नागरिक हैं इनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, सरकार को संविधान के दायरे में रखने के लिए बाध्य करते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र को टिकाऊ बनाता है। नागरिक स्वतंत्रता और सहमति का अधिकार। भारत में नागरिकों की अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन और विरोध का अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध और असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग माने जाते हैं और यही लोकतंत्र को जीवंत और आत्म संशोधीकरण करते हैं। विविधता में एकता, हमारी 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा देखने को मिलता है क्योंकि हमने जन भागीदारी दे रखी है, लोगों को उनके राइट्स दे रखे हैं, किसी को भी यहाँ पर साइडलाइन नहीं किया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र अभी तक टिका हुआ पड़ा है और यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं आई है जिससे कोई समस्या उत्पन्न हो, लोग आपस में सड़कों पर आकर के दंगे करने लगे। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है? बहुदलीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वंशानुगत राजतंत्र या फिर सार्वभौमिक मताधिकार। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।